हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेट योर गोल। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बहुत ही क्रूशियल पीरियड चल रहा है कोविड का, तो हमें घर पर ही रहकर सेफ रहना है, पर एग्ज़ाम की तैयारी रुकनी नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं जो कि है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास। फ्रेंड, इस टॉपिक से भरपूर क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम फिल किया है तो उस टीचिंग एग्जाम में जीन पियाजे, कोलबर्ग, वाइगोत्स्की, थर्स्टन, इन सभी थ्योरीज से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कम से कम 8 या 10 नंबर तो कहीं नहीं गए, और जीन पियाजे से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन ऑप्ट करता है एग्जामिनर। इसलिए फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि मैंने इंपॉर्टेंट सारे नोट्स बनाए हैं ताकि आपको आसानी से वीडियो भी समझ आए और आसानी से आपको जीन पियाजे समझ आए। फ्रेंड्स, बच्चे जीन पियाजे के नाम से बहुत डरते हैं, उन्हें लगता है कि बहुत टफ कॉन्सेप्ट है, बट मैंने पूरी कोशिश की है कि बहुत इजी वे मेथड में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपने मेरी वीडियो पूरी एंड तक देखी तो आप जीन पियाजे से आने वाले किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे के बारे में। पहले जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। फ्रेंड्स, जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। ठीक है, ये पॉइंट्स मैंने इसलिए लिए हैं क्योंकि इन पॉइंट्स को एग्जामिनर क्वेश्चन के रूप में भी पूछता है कि जीन पियाजे कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, तो वह स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। उन्होंने बताया कि बालकों में बुद्धि का विकास कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर यह क्वेश्चन आता है कि जीन पियाजे ने अपना सिद्धांत किस बात को लक्ष्य रखकर किया है, तो उन्होंने ये बताया था कि बुद्धि का विकास कैसे होता है बालकों में। ठीक है, और तीसरी चीज़ उन्होंने जो बताई थी, तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उनके थ्योरी से रिलेटेड है, वो है उन्होंने अपने ही बच्चों को अपनी खोज का विषय बनाया। फ्रेंड्स, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन पियाजे ने अपनी खोज किन पर शुरू की, तो अपने बच्चों पर। फ्रेंड्स, उन्होंने अपने बच्चों की स्टेजेस को देखा कि कौन सा बच्चा किस अवस्था में क्या सीख रहा है, और किस अवस्था में वह इस चीज़ से परिपक्व हो गया, और किस अवस्था में इसको अच्छे से कर पा रहा है, और किस अवस्था में इसको अच्छे से नहीं कर पा रहा है। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों पर ही खोज की, अपने बच्चों पर ही ध्यान दिया, और उसका निष्कर्ष निकालकर ही उन्होंने इस सिद्धांत का निर्माण किया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये है नन्हे वैज्ञानिक बाल आविष्कारक। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि नन्हे वैज्ञानिक की संज्ञा किसने दी, बाल आविष्कारक की संज्ञा किसने दी, तो किसने दी, जीन पियाजे ने दी। ठीक है फ्रेंड्स, जीन पियाजे ने बच्चों को कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, बच्चे बाल आविष्कारक हैं, उनको अपने आप ही करके सीखने देना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है करके सीखना। उनका मानना था कि हम बच्चों को अगर ऐसा वातावरण देंगे, ऐसी सराउंडिंग देंगे, ऐसे मौके देंगे, तो बच्चा खुद ही करके सीख जाएगा। बच्चे को रटाना नहीं है, कोई भी चीज़ उसको रटने के लिए नहीं देनी, बल्कि उसे ऐसी चीज़ें देनी है, ऐसा एटमॉस्फेयर देना है कि वह खुद ही करके सीखे। मतलब उसे प्रैक्टिकल नॉलेज देनी है हमें। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। वीडियो अच्छी लग रही हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में बता रही हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको फिर से शॉर्ट में एक चीज़ बता रही हूँ, क्योंकि ये जो मेन पॉइंट है, अगर आपके ये मेन पॉइंट क्लियर हो गए तभी हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए, ये सबसे पहला पॉइंट है कि क्या नाम है, जो जीन पियाजे थे वे 1896 में पैदा हुए थे। कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, उन्होंने बच्चों की अवस्थाओं का सिद्धांत बताया था। दूसरा पॉइंट, उन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत बताया था। तीसरा पॉइंट, उन्होंने बच्चों को लिटिल साइंटिस्ट कहा था। चौथा पॉइंट, उन्होंने कहा था बच्चों को करके सीखना देना चाहिए, एक्सपीरियंस उन्हें एक्टिविटी से सिखाना चाहिए। पांचवा पॉइंट उन्होंने बोला था, उन्होंने एक बात बोली थी बच्चों के लिए, उन्होंने बताया कि बालकों में बुद्धि का विकास कैसे होता है। ठीक है फ्रेंड्स, इन चीज़ों पर उन्होंने अपना अध्ययन किया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो प्रमुख विचार है, पियाजे के प्रमुख विचार कौन कौन से हैं। पहला पॉइंट है निर्माण एवं खोज। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि पियाजे के जो सिद्धांत के प्रमुख विचार थे वो थे दो। पहले मैं आपको पूरा दिखा के बताती हूँ कि कौन कौन से थे। पहला फ्रेंड जो रेड कलर से लिखा है वो पॉइंट है, पहला है निर्माण एवं खोज, और दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन। ठीक है,
अब कार्य क्रिया का अर्जन में आगे फ्रेंड्स 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट है सात्मीकरण और दूसरा पॉइंट है व्यवस्थापन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फ्रेंड्स मैं आपको एक चार्ट बनाकर बताती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको चार्ट बनाकर बताती हूँ। 2 तथ्य हैं, एक है निर्माण एवं खोज, बस मैं निर्माण लिख रही हूँ फ्रेंड्स। पहला है निर्माण एवं खोज और दूसरा है कार्य क्रिया का अर्जन। ठीक है, कार्य क्रिया का अर्जन। अब कार्य क्रिया का अर्जन में भी 2 पॉइंट है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें भी 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट कौन सा है? सात्मीकरण, और दूसरा पॉइंट है व्यवस्थापन। फ्रेंड्स पॉइंट्स आप नीचे नोट्स में से देख लीजिएगा, बट मैंने आपको ये समझाने के लिए चार्ट बनाया है कि जो उसने जीन पियाजे के प्रमुख विचार थे वो 2 थे। पहला था निर्माण एवं खोज और दूसरा पॉइंट था कार्य क्रिया का अर्जन। ठीक है, अब कार्य क्रिया का अर्जन के अंदर भी 2 पॉइंट है। पहला है सात्मीकरण और दूसरा है व्यवस्थापन तथा संतुलन स्थापित करना। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ आया होगा। अब हम इन पॉइंट्स को थोड़ा सा अच्छे से समझ लेते हैं। पहला है निर्माण एवं खोज। फ्रेंड्स आप इस चीज़ को याद रखेंगे, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन पियाजे ने दिया था। ठीक है, अब आप ये समझ सकते हैं खोज का मतलब क्या होता है, आविष्कार करना, और नन्हे आविष्कारक कौन थे, कौन कहता था, जीन पियाजे। फ्रेंड्स रटना नहीं है, बट आपको ऐसे समझना है कि आप हमेशा क्वेश्चंस जो आते हैं वो एक ट्रिक पॉइंट से आते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को हमें पहचानना होता है बस, और हम आंसर लगा देते हैं। तो ये है निर्माण एवं खोज। जिस क्वेश्चन में आप निर्माण एवं खोज देखें, नन्हे आविष्कारक देखें, करके सीखना देखें, लिटिल साइंटिस्ट देखें, वो जीन पियाजे होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। निर्माण एवं खोज में उन्होंने क्या बताया? पहला उन्होंने बताया ज्ञानात्मक विकास। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ज्ञानात्मक विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों एक ही हैं। कहीं ऐसा ना हो, कई बार क्वेश्चन में ऐसे आता है कि ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, तो आप समझते हैं कि जीन पियाजे ने तो संज्ञानात्मक विकास दिया, तो ये नहीं है। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक एक ही मतलब है। ठीक है, संज्ञानात्मक और ज्ञानात्मक का मतलब एक ही है। चलिए, जीन पियाजे कहते थे कि ज्ञानात्मक विकास केवल नकल ना होकर खोज पर आधारित है। ठीक है, खोज आप समझ गए, खोज जहाँ पर देखेंगे वहाँ पर आप जीन पियाजे लगा देंगे। वो कहते थे बच्चे को नकल नहीं सिखानी है, बल्कि बच्चे को खोज करने के लिए हमें मौके देने हैं। अगला नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे स्वयं करके सीखते हैं। स्वयं करके सीखते हैं, आवश्यकता है तो उचित वातावरण देने की। ठीक है फ्रेंड्स, यही बात मैंने अभी आपको बताई थी। ये सब निर्माण एवं खोज के अंदर आता है। अब अगर आपने पॉइंट में देखा, क्वेश्चन में देखा कि बच्चों को उचित वातावरण देना है ताकि वे स्वयं करके सीखें, ये किसने कहा था? तो किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, इसका एक एग्जाम्पल है, मैं आपको बता रही हूँ। एक 4 साल का बालक भिन्न भिन्न आकार के प्यालों को प्रथम बार क्रमानुसार लगा देता है, तो यह उसके बौद्धिक वृद्धि की खोज और निर्माण से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, सपोज एक 4 साल का बच्चा है जिसके सामने हमने अलग अलग कप दे दिए, अलग अलग शेप के या फिर अलग अलग हाइट के, एक छोटा कप, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर सबसे बड़ा कप हमने दे दिया, और हमने उस बच्चे से कहा कि भाई आप इसको ऐसे लगाइए ताकि हम क्रम के अनुसार लगाइए, और उसने फटाफट लगा दिया। इसका मतलब बच्चा खोज और निर्माण से संबंधित कार्य अच्छे से करता है। ठीक है, इसलिए इसको कहते हैं खोज एवं निर्माण। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर जाते हैं, जो कि है कार्य क्रिया का अर्जन, जिसमें मैंने अभी आपको बताया था कि इसके आगे भी 2 पॉइंट हैं। बाद के पॉइंट बाद में समझेंगे, पहले देखते हैं कि कार्य क्रिया का अर्जन में वो कहना क्या चाहते हैं। वो कहना चाहते हैं कि जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता, ठीक है, वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में भिन्न भिन्न वर्गों के कार्यात्मक क्रिया का अर्जन करता रहता है। फ्रेंड्स इसका क्या मतलब है? अभी ये बात मैंने आपको नहीं बताई, बट आई थिंक आपको पता होगा कि जीन पियाजे ने 4 अवस्थाएं बताई थी। ठीक है, बालकों के विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी। तो उनका क्या कहना था, जब तक बालक किशोरावस्था तक नहीं पहुंच जाता, वह भिन्न भिन्न विकास अवस्थाओं में, जो विकास अवस्थाएं उन्होंने बताई हैं उनमें
कार्यात्मक क्रियाओं का अर्जन करता रहता है, मतलब वह कुछ ना कुछ नया काम सीखता रहता है। पहली अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है, कुछ नई चीज़ सीखता है, फिर दूसरी अवस्था से तीसरी अवस्था में जाता है, फिर कुछ नई चीज़ सीखता है, फिर तीसरी अवस्था से चौथी अवस्था में जाता है, फिर कुछ नई चीज़ सीखता है। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, अगर एक मिट्टी के चक्र को 2 भागों में तोड़ा, ठीक है, कोई मिट्टी का चक्र है, हमें उसे दो भागों में तोड़ दिया और फिर 2 टूटे हुए भागों को पुनः जोड़ना, यह कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। अगर वह बच्चा उस भाग को आसानी से तोड़ लेता है और फिर दोबारा से जोड़कर ऐसा बना देता है कि भाई कुछ टूटा ही नहीं था, तो वह कार्यात्मक क्रिया का अर्जन है। ठीक है फ्रेंड्स, खोज एवं निर्माण में क्या किया था हमने खोज एवं निर्माण में हम सीखते हैं, सीरियल लगाना सीखते हैं, क्लासिफिकेशन करना सीखते हैं, लेकिन कार्य क्रिया का अर्जन में हम जो काम हमें दिया होता है वह अलग अलग एज के अकॉर्डिंग हम सीखते हैं। ठीक है, चलिए अब उसमें ही 2 पॉइंट है जो मैंने अभी आपको बताया। क्या है, सात्मीकरण, पहला पॉइंट है सात्मीकरण और दूसरा पॉइंट था व्यवस्थापन। अब हम फ्रेंड्स, मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आप इसको इंग्लिश के वर्ड से याद कीजिएगा, क्योंकि हिंदी के वर्ड्स में बहुत सारी हेर फेर होती है, वर्ड्स वो कई बार चेंज कर देते हैं, कभी कोई और वर्ड, इसको आत्मसातकरण भी कहते हैं, सात्मीकरण भी कहते हैं, और भी कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं जो एग्जामिनर नया निकाल के ले आए, बट इंग्लिश का वर्ड कभी चेंज नहीं होता, ये एसिमिलेशन ही रहता है, इसलिए आप इस एसिमिलेशन को लर्न करें। ठीक है, ये भी फ्रेंड्स क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और स्कीमा, इन तीनों वर्ड्स के बारे में किस वैज्ञानिक ने बात की थी, तो वो की थी जीन पियाजे ने। ठीक है, चलिए तो हम समझ लेते हैं कि सात्मीकरण क्या होता है। एसिमिलेशन का मतलब होता है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए सात्मीकरण का अर्थ है बालक में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश हो जाना, मतलब बालक के पास अपने कुछ विचार होते हैं, ये बात आप मानेंगे। जब बच्चा पैदा होता है, चाहे वो बोलना सीखे या ना सीखे, अगर 2 साल तक बच्चा नहीं बोल रहा है तो क्या वो 2 साल से पहले कुछ विचार नहीं है उसके दिमाग में, विचार होते हैं, है ना। यही जीन पियाजे कहते थे कि बच्चा विचार पहले सीखता है, बच्चे के दिमाग में विचार पहले आते हैं और भाषा बाद में। पहले वह विचार करना सीखता है और भाषा को वो बाद में सीखता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं कि सात्मीकरण क्या होता है कि बच्चे के पास जो विचार है, बच्चे के पास जो पहले से विचार है उसमें किसी और विचार या वस्तु का समावेश हो जाना और पुराने विचारों और आदतों को नई वस्तुओं में प्रयुक्त करना तथा घटनाओं को वर्तमान विचारों का एक भाग के रूप में समझना। ठीक है, अब मैं आपको उसको एक एग्जाम्पल दे के समझाती हूँ, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। फ्रेंड्स, एक बच्चा था, उसने देखा कि कोई चीज़ है जो उड़ रही है। ठीक है, उसने मम्मी से पूछा मम्मा ये क्या है, मम्मा ने कहा बेटा ये चिड़िया है। अब उसके दिमाग में क्या विचार है कि ये चिड़िया है। ठीक है, उसके दिमाग में विचार है कि चिड़िया है और हर उड़ने वाली चीज़ चिड़िया होती है। अब छोटा बच्चा होता है वो यही सोचता है, अगर कौवा उड़ रहा है तो भी चिड़िया है, मैना उड़ रही है तो भी चिड़िया है, कबूतर उड़ रहा है तो भी चिड़िया है ना। अब ये क्या चीज़ थी, ये चीज़ ये थी कि बच्चे के में उपस्थित एक विचार में किसी नए विचार या वस्तु का समावेश होना। बच्चे के दिमाग में एक विचार था, क्या था कि उड़ने वाली चीज़ जो होती है वो चिड़िया होती है। फिर हमने अब एक दिन क्या हुआ, उसने हेलीकॉप्टर देखा। ठीक है, बच्चा जा रहा था और आसमान में उसने उड़ता हुआ हेलीकॉप्टर देखा। हेलीकॉप्टर फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग थोड़ी गंदी है तो आप समझ लीजिए, ये हेलीकॉप्टर देखा उसने और उसने अपनी मम्मा से कहा मम्मा ये चिड़िया है। तो उसकी मम्मा ने कहा नहीं बेटा ये चिड़िया नहीं है, ये तो हवाई जहाज है। बट उसने कहा मम्मा आपने तो कहा था कि जो उड़ती है वो चिड़िया होती है। मम्मा ने कहा हाँ बेटे वो लिविंग थिंग है, वो चिड़िया होती है जो उड़ती है, लेकिन ये हवाई जहाज है या ये हेलीकॉप्टर है, ये चिड़िया नहीं है। ठीक है, अब क्या हुआ, उस बच्चे के जो पुराने विचार और आदतें थी वो क्या थी कि वो हर उड़ने वाली चीज़ को चिड़िया समझता था। अब उसने वस्तुओं में प्रयुक्त करना है और घटनाओं को वर्तमान विचारों का एक भाग के रूप में समझना। अब वो ये समझ गया कि हर उड़ने वाली चीज़ चिड़िया नहीं होती। उसने अपनी चीज़ को जो पहले समझता था अब वो चीज़ नहीं समझता। अब वो ये समझ गया है कि ये चिड़िया और हवाई जहाज में अंतर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है सात्मीकरण। सात्मीकरण क्या है, एसिमिलेशन क्या है, जो बच्चे के माइंड में पहले से विचार था
पर उसने कोई नई चीज़ देखी तो उसने उसको अपने माइंड में बिठा लिया, उसने नई चीज़ को अपने माइंड में बिठा लिया। अब आया एकोमोडेशन। फ्रेंड्स, आपको ये अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, एकोमोडेशन क्या होता है? अब व्यवस्थापन का अर्थ है नई वस्तु या विचार के साथ समायोजन करना या अपने विचारों और क्रियाओं को नए विचारों और वस्तुओं में फिट करना। फ्रेंड्स, आपने मेनली ये देखना है कि फिट करना। ठीक है, जो चीज़ उसको पहले से पता थी, उसने नई चीज़ सीख ली, अब उसको हमने फिट करना है अपनी परिस्थितियों में। हमारे सामने अब उसने सीख लिया, ठीक है, क्या सीख लिया कि ये उड़ने वाली चीज़ है, ये चिड़िया है और ये हेलीकॉप्टर है। अब उसने फिट कैसे किया? वो स्कूल गया, उसकी मैम ने उसको बुक दिखाई, ये चिड़िया भी उड़ रही है और हेलीकॉप्टर भी है, बट उसने अब उसको फिट कैसे किया? उसने बता दिया कि मैम ये चिड़िया है, ये हेलीकॉप्टर, उड़ते दोनों हैं बट इन दोनों में अंतर होता है, ये लिविंग थिंग है, ये नॉन लिविंग थिंग है, या कोई भी डिफरेंस उसकी मम्मी ने बताया होगा तो वो मैम को बताएगा। तो ये होता है फिट करना। समझ आया आपको? फ्रेंड, कोई भी चीज़ जो हमारे माइंड में पहले से है और हमने नई चीज़ उसमें एडजस्ट कर ली, वो होती है एकोमोडेशन। और एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन होता है हम उसको अपनी परिस्थितियों में फिट करें, तो वो होता है एसिमिलेशन। जैसे जैसे बालक बड़ा होता है वैसे वैसे वह नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीखता है, तो ये क्या होता है? एसिमिलेशन। ठीक है, अब हम जाते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं अवस्थाएं, जो कि बहुत मेन हैं, बहुत मेन क्रमिक अवस्थाएं हैं। फ्रेंड्स, इनको आप अच्छे से देखिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। सबसे पहले इन अवस्थाओं को अच्छे से रट लीजिएगा। देखो, ये तो रटना पड़ेगा क्योंकि इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, कई बार वो सीधा स्टेजेस ही पूछ लेता है। तो क्या है? पहली कौन सी है? गामक अवस्था। दूसरी है संक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स, यहाँ पर मूर्त है और यहाँ पर अमूर्त है, लिखना थोड़ी मिस प्रिंटिंग हो गई है। यहाँ पर है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और ये है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है फ्रेंड्स, अब पहली अवस्था जो होती है वह होती है 0 से 2 ईयर्स की। दूसरी अवस्था होती है 2 से 7 साल। तीसरी अवस्था होती है 7 से 11 और चौथी अवस्था होती है 11 से होल लाइफ या फिर 11 से अबव, आप इसको मान सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, मतलब सेंसरीज आर टीचर। जो इंद्रियां होती हैं वो ही शिक्षक हैं। देखिए, ये 0 से 2 साल की अवस्था है। ठीक है, 0 से 2 साल में बच्चा क्या करता है? इंद्रियों से ही सीखता है, अपनी आँख से देखता है, नाक से सूंघता है, हाथों से महसूस करता है, क्योंकि वो और कुछ नहीं कर सकता, तो वो इन चीज़ों के साथ ही सीखता है। दूसरा, वस्तु स्थायित्व। उसके अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। अगर मान लीजिए उसके सामने कोई चीज़ थी तो वह, अगर आपने वो छुपा ली तो वो मानेगा कि हाँ ठीक है मम्मी वो खो गई। आपने कहा कि वो बिल्ली ले गई तो वो कहता है हाँ मम्मी उसको बिल्ली ले गई, है ना। वो वस्तु स्थायित्व है, वह वो नहीं समझ पाता कि वस्तु छुपा दी गई है। तीसरा है दिशा निर्देशित क्रियाएं, मतलब उसको ऐसी क्रियाएं करना अच्छा लगता है जो दिशा निर्देशित होती हैं, मतलब जो बच्चा करना चाहता है वह उसी को ही करता है। सपोज आपने कई बार देखा होगा कि जो बच्चे को जो चीज़ चाहिए उसको वही चीज़ चाहिए। अगर आपने उसको नहीं दी तो वो चाहे लेट जाएगा, चाहे उसको जो मर्जी करना पड़े, रोना पिटना मचाना पड़े, बट वो चीज़ को ले लेगा, है ना। तो यह होता है दिशा निर्देशित व्यवहार। अब आते हैं रिफ्लेक्सिव एक्टिविटीज़, प्रतिवर्ती क्रियाएं। प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती हैं? प्रतिवर्ती क्रियाएं जो अपने आप ही हो जाती हैं, जैसे थूक निकलना, लार टपकना और मुंह में पानी आना, नाक निकलना, ये सब चीज़ें जो जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, वो सारी चीज़ें प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं। फ्रेंड्स, आप इन सारी चीज़ों को लर्न करेंगे क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आते हैं। वो ये पूछ सकता है कि दिशा निर्देशित क्रियाएं बच्चा कौन सी अवस्था में करता है, तो कौन सी अवस्था में करता है? गामक अवस्था में करता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं बच्चा कौन सी अवस्था में करता है? तो वो करता है गामक अवस्था में। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इसको अच्छे से थोड़ा सा समझना पड़ेगा। चलिए, तो फ्रेंड्स दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 ईयर्स की होती है। इसमें क्या क्या चीज़ होती है फ्रेंड्स? लॉजिक की कमी होती है, रिवर्सिबिलिटी की कमी होती है, जीववाद होता है, ईगो सेंटर्ड बिहेवियर होता है बच्चों का। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम कैसे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तर्क की कमी, हम सभी जानते हैं लॉजिक क्या ही लगाएगा बच्चा, 2 से 7 साल का है, बहुत छोटा होता है। रिवर्सिबिलिटी क्या होती है? रिवर्सिबिलिटी का मतलब होता है फ्रेंड्स, अगर हम सपोज़ एक बच्चे को पानी दे दे एक गिलास में, फिर हम उसको, ठीक है, हम उसको एक बोतल दे दें कि बेटे आपको ये बोतल में पानी भरना है,
ठीक है, ग्लास तो पूरा भरा हुआ था लेकिन बोतल में इतना ही पानी आया, तो उसे क्या लगेगा, ये पानी ज़्यादा है, ये पानी कम, पानी कहाँ गया, है ना। तो उसको इस चीज़ का अंतर नहीं होता कि पानी तो सेम ही था बट वो बर्तन चेंज हो गया, बर्तन लंबा हो गया, तो वो इन चीज़ों का डिफरेंस नहीं समझ पाता। इसे कहते हैं रिवर्सिबिलिटी। अब जीववाद, जीववाद क्या होता है, जीववाद का मतलब होता है हर चीज़ में जीवित उसे दिखता है कि हाँ ये चीज़ जीवित है। जैसे आपने देखा होगा कि बच्चा गिर गया तो हम कहते हैं ज़मीन को चलो इसे थप्पड़ मारते हैं, चलो थप्पड़ मारते हैं, ये दरवाजे ने लगा दिया, दरवाजे को मारते हैं, ये रो रहा है, देखो ये रो रहा है ना। इस टाइप से कहते हैं ना, बेटे इसको मत तोड़ना, ये रोएगा, ये फूल रोएगा, इस टाइप से बात करते हैं। तो बच्चे को लगता है कि हर चीज़ में जीवन है, हर चीज़ जिंदा है, तो ये जीववाद होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है ईगो सेंटर्ड बिहेवियर, आत्म केंद्रित व्यवहार। उसका मतलब आत्म केंद्रित, ईगो से वो नहीं है कि उसमें घमंड होता है, इसका मतलब ये है कि उसे लगता है कि हर चीज़ जो उसकी है वो उसकी है। सपोज़ अगर उसकी मम्मी है तो उसे लगता है कि ये मेरी मम्मी है तो ये मेरी मम्मी की चीज़ है। आपने ये बात नोटिस की होगी कि 2 से 7 साल के बच्चे अगर मम्मी की चप्पल बहुत संभाल के रख रहे हैं, पर्स छुपा के रख रहे हैं, हाँ ये मेरी मम्मा का पर्स है, ये मेरे मम्मा का चप्पल है, कोई नहीं लेगा, है ना, इस टाइप से। तो ये बिहेवियर होता है। फ्रेंड्स ये टफ नहीं है बट आपको बस लॉजिक लगाना है कि 2 से 7 साल का बच्चा क्या कर सकता है, ठीक है। अब जैसे जीववाद है, अब हम बच्चा जीववाद, मैंने अभी आपको बताया कि वो हर चीज़ में जीवन समझता है कि हर चीज़ जिंदा है। तो 7 साल से बड़ा बच्चा तो नहीं समझेगा इस चीज़ को, या फिर 11 से साल बड़ा साल का बच्चा नहीं समझेगा, या फिर 0 से 2 साल का बच्चा है तो वो इतना छोटा होता है कि उसे पता ही नहीं होता कि ये क्या चीज़ मैं बात कर रहा हूँ। तो 2 से 7 साल का जो बच्चा है उसी में ही इन चीज़ों की नॉलेज होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नेक्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि फ्रेंड 7 से 11 साल तक होती है। अब हम इसमें पढ़ते हैं क्या, तर्क उसे लगाना आ जाता है, वर्गीकरण उसे करना आ जाता है, क्रमबद्धता उसे आ जाती है, और कॉन्क्रीट थिंकिंग करने लगता है, यानी कि मूर्त चिंतन करने लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होती है मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। तर्क मैंने अभी आपको बताया कि वो छोटे छोटे तर्क लगाने लगता है, क्लासिफिकेशन करने लगता है। अगर आप उसे कोई चीज़ दो, बेटा ये असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, वो लगा देगा, सीरियल कर लेगा। रिवर्सिबिलिटी उसे आने लगती है कि अगर आपने ये पानी ग्लास में दिया है और फिर बोतल में डाल दिया, उसे पता चल जाएगा कि ये पानी सेम है बट बर्तन चेंज हुआ है। तो जो सारी चीज़ें इससे ऊपर वाली अवस्था में नहीं थी वो इस वाली अवस्था में आ जाती हैं। मूर्त चिंतन करने लगता है। मूर्त चिंतन क्या होता है फ्रेंड्स, मूर्त का मतलब होता है वो चीज़ें जिन्हें हम देख सकते हैं, ठीक है। मूर्त चिंतन जो होती हैं उन्हें हम देख सकते हैं और उन पर चिंतन कर सकते हैं। जैसे सपोज 7 से 11 साल की उम्र मैंने अभी आपको बताई, इसमें अगर हमने बच्चे को कहा कि बेटे आप पेड़ पर निबंध लिखो, तो वह लिख देगा, एक पेज तक निबंध वो लिख सकता है, पेड़ के बारे में सेंटेंसेस बता सकता है। लेकिन अब ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसने नहीं देखी होती, वो क्या होती है, जैसे अंतरिक्ष के बारे हमने बोला, बेटा अंतरिक्ष के बारे में कुछ लाइनें बताओ, वो नहीं बता पाएगा क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं। वो होता है अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन भगवान मरने के बाद क्या होता है, या ऐसी चीज़ें जो होती है ये अमूर्त चिंतन होती हैं। और जो चीज़ें हमारे सामने होती हैं वो कॉन्क्रीट थिंकिंग होती है, यानी कि मूर्त चिंतन होती है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आज का हमारा लास्ट पॉइंट है और वीडियो भी ख़त्म होने वाली है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब अमूर्त संक्रियात्मक क्रिया कौन सी होती है, 11 से लेकर उसके ऊपर तक, ठीक है, 11 टू अबव लिख रही हूँ मैं, 11 से ऊपर तक ये अवस्था होती है। इसमें क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक उसे आ जाता है, यानी कि अमूर्त चिंतन करने लगता है, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए इस अवस्था में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, अपने बारे में सोचने लगता है, मेरे को बड़े होकर क्या बनना चाहिए, मैं क्या बन सकता हूँ, अच्छा ऐसा क्यों हुआ था, अगर वो उसने चोरी की तो उसको नहीं करनी चाहिए थी, चोरी करने से क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है, जो बच्चा अब लगाने लगता है, पहले नहीं करता था। पहले वो कॉन्क्रीट थिंकिंग करता था, पहले वो मूर्त चिंतन करता था, अब वो अमूर्त चिंतन करने लग गया है। एक चीज़ आपको याद रखनी है फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप रट लें, चाहे आप जैसे भी रटें, कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग कौन सी अवस्था में आती है। फ्रेंड्स यही बात मैंने आपको बताई कि आप इंग्लिश का पॉइंट याद रखिएगा, हिंदी में भी कर सकते हैं। संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता इजी है, बट इंग्लिश वर्ड आप याद रखिए क्योंकि इंग्लिश वर्ड एग्जामिनर चेंज नहीं करता है, ठीक है। अब पूछेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में बताया था, तो किसने बताया था, जीन पियाजे ने, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या है, ये वही है संज्ञानात्मक विकास में परिपक्वता, मतलब जो हमारा मानसिक विकास होता है वो अच्छे से हो जाता है।
आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब वीडियो ख़त्म हो गई है। सारे पॉइंट्स मेरे को जितनी उम्मीद थी या जितना मैंने देखा है, इनसे आगे क्वेश्चन नहीं आता। आप इस वीडियो को अच्छे से देख के जाइएगा, अच्छे से रिवाइज़ कीजिएगा ताकि आपके कोई भी क्वेश्चंस गलत ना हो। फ्रेंड्स मैंने और भी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने क्वेश्चंस भी लिखे हैं जीन पियाजे वगैरह से रिलेटेड। आप सारी वीडियोस देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट विशेज़ फॉर योर एग्ज़ाम।